मैक्सिमम मिनिमम बनता है। यस चलिए एक और भी चीज निकालते हैं, तो 3 पॉइंट और बचे हुए हैं, उसको फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन किसी भी रूप में पूछा जा सकता है और वेव ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इंटरफेरेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो चौथा पॉइंट लेते हैं, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो कि तुम्हारा स्क्रीन है और यहाँ पे आपके 2 स्लिट्स है, S1 और S2, और इससे D दूरी पर आपके स्क्रीन रखे हुए हैं। तो आपको पता है कि बीच में मैक्सिमा बनता है, यस बीच में मैक्सिमा बनता है, और इसकी जो विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने बीटा नाम दिया है। इस विड्थ को हमने फ्रिंज विड्थ नाम दिया है बीटा। तो ये फ्रिंज जो विड्थ है वो यहाँ से कितने एंगल बना रहा है, दिस इज द एंगल कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये जो एंगल है इसी ओमेगा, इसको हम अगर सिंबॉलिकली ओमेगा से रिप्रेजेंट करें, सो दिस ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ठीक है विवेक, और इसका एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना होगा? एंगल अपने आप में बहुत छोटा होता है, तो हम इसको बीटा बाई डी, कैपिटल डी। और बीटा का फॉर्मूला याद होगा, बीटा का फॉर्मूला मैंने लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। यस सर। तो कैपिटल लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, और नीचे में कैपिटल डी ये वाला है, ये कैंसिल हो जाएंगे। यस सो ओमेगा का एक फॉर्मूला तो बन गया कि फ्रिंज विड्थ बटा में डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन, या नहीं तो वेवलेंथ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी स्लिट्स। ये तो ओके। यस अब अगर हम आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि अभी जितने भी हमने एक्सपेरिमेंट यंग डबल स्लिट का किया है वो सभी हवा में किया है, अगर हम इस पूरे सिस्टम को, ये जो मेरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया है, ये जो पूरा रिजल्ट आया है, ये सब हवा में किया हुआ है। अगर हम पूरे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हवा से पानी में शिफ्ट करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा इसमें? If whole young slit experiment, young double slit experiment is shifted from air to water, if whole young double slit experiment system is shifted from air to water, अगर हम उस सब को उठा के हवा से पानी में डाल देंगे तो क्या चेंज आएगा, एक्चुअली में क्या चेंज आएगा? तो एक्चुअली में जो लाइट ट्रेवल कर रहा है उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, और यस सर वेवलेंथ बदल जाएगा। देन द वेवलेंथ लैम्डा विल चेंज टू, घट जाता है ना वाटर में 2 पॉइंट कुछ होता है 2.25 लैम्डा बाई म्यू वाटर। यस सर, ये हो जाएगा, मतलब कहने का कि वेवलेंथ डिक्रीज कर जाएगा। यस सर, दैट इज वेवलेंथ लैम्डा
will decrease by new time. Yes, sir. Mute. इतना टाइम चेंज हो जाएगा। और इस लैम्डा के चेंज होने से क्या चेंज होगा? तो लैम्डा के चेंज होने से हर एक वो चीज चेंज हो जाएगा जिसमें लैम्डा है। Yes, sir. तो सबसे पहली बात की जो आपका फ्रिंज की विड्थ है वो भी चेंज हो जाएगा। वो वाटर में क्या हो जाएगा? तो जितना एयर में था डिवाइडेड बाय म्यू हो जाएगा। और फ्रिंज विड्थ चेंज हो गया मतलब क्या है? देखो यहाँ ध्यान से, ये जो आपका जो इतना मोटा मोटा तुम देख रहे हो, ये सब की मोटाई म्यू टाइम्स कम हो जाएगा, मतलब सब दुबला दुबला हो गया। तो समझ रहे हैं? Yes, sir. तो सब के सब दुबला दुबला हो जाएगा। और फिर उस केस में उसके फलस्वरूप क्या घटना घटेगा? तो उसके फलस्वरूप घटना ये घटेगा कि यहाँ से जैसे मान लो ये आपका 1 2 3, जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये तो सेंट्रल मैक्सिमा है, इसकी मोटाई भी कम हो जाएंगी। ये फर्स्ट मैक्सिमा है, ये सेकंड ब्राइट है, ये थर्ड ब्राइट है। यहाँ से थर्ड ब्राइट जितनी दूरी पर अभी बन रहा है वो कम दूरी पर बनने लग गया है। Yes, sir. क्योंकि उसकी जो दूरी है वो उसकी जो मोटाई है वो छोटी हो गई ना, तो सिकुड़ जाए। आप समझ लीजिए कि जो इंटायर फ्रिंज जो आपका सिस्टम है वो श्रिंक कर जाएगा। Yes, sir. और ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। ओमेगा में भी तो लैम्डा है ये वाला। Yes, sir. Angular. ओमेगा भी चेंज हो जाएगा। ओमेगा जो वाटर में है वो ओमेगा जो एयर में था, एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय, so you can say the whole fringe pattern will shrink, है ना? whole fringe pattern जो होगा वो shrink कर जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। कितना नंबर था? ये 5 था, 6। इतना जल्दी बड़ा हो गया। If a glass slab of thickness T and refractive index mu is kept in the path of one interfering rays, अगर हम अच्छा, ग्लास स्लैब के रखने से क्या फर्क पड़ता है मालूम है? देखो ध्यान से और समझो इस बात। मान लो कि ये तुम्हारा एक ग्लास है, ये ग्लास है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और इसका थिकनेस है टी। इसका थिकनेस कितना है? टी है। जी। और यहाँ पे एकदम से सटा के एक हम लाइट की सोर्स, यहाँ से एग्जैक्टली इसके एकदम सटा करके एक लाइट की सोर्स हम, है ना, जैसे टॉर्च जलाते हैं, ये लाइट की सोर्स। जरा सोचना ध्यान से। सोचिन रोहित। और यहाँ पर हवा है, इस केस में जो है वो हवा है, नीचे वाले सोर्स में हवा है। नीचे वाले सोर्स में आगे में कुछ नहीं है, नीचे में हवा है और ऊपर में ग्लास है, ग्लास। अब जरा सोचो कि अगर हम इस बल्ब को जलाएंगे और दोनों को एक साथ जलाएंगे, ये जो सोर्स में जो ये जो निकलेगा, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा
वो ग्लास को पार करते हुए चलेगा और यहाँ जो प्रकाश निकलेगा वो हवा में ही चलेगा। तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर ये जो सोर्स से जो ग्लास के बगल में रखा है, यहाँ से लाइट निकल के जब ये ग्लास को पार करके यहाँ पहुंचेगा, तो इस केस में इसकी स्पीड कितनी होगी? C by mu. C बाई म्यू। C बाई म्यू। और इसकी स्पीड कितनी होगी? C होगी। C होगी। तो ये ग्लास की थिकनेस पार करने में जितना वक्त लगाएगा उतना ही वक्त में ये जो है लाइट आगे निकल जाएगा ना, क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। Yes, sir. ग्लास में स्पीड स्लो होगा और हवा में स्पीड ज्यादा होगा। तो जब ये लाइट यहां से, हम यहाँ पर ब्लैक कलर की लाइट चला रहे हैं, जब वो लाइट यहां से यहां पहुंचेगा तब तक में इसकी जो लाइट होगी वो थोड़ा आगे जा चुका होगा, क्योंकि इस केस में जो इसकी स्पीड होगी वो C होगी और यहाँ जो स्पीड होगी वो C बाई म्यू। तो बताओ, तो यहां तक आने में मान लो इसका टाइम लगा कैपिटल T और यहाँ भी उतना ही टाइम में ये लगा कैपिटल T, है ना? Yes, sir. ये कितना दूरी ट्रेवल करेगा? ये दूरी का ट्रेवल करेगा C इंटू T. ये ट्रेवल करेगा C इंटू T। और यहां से यहां तक ये ट्रेवल करने में टाइम कितना लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस हो गया T और स्पीड हो गया आपका C बटा में म्यू। तो यहाँ तक कह सकते हैं म्यू T बटा में C। टाइम बराबर डिस्टेंस बाय अगर हम इस मान को यहाँ लाके प्लेस कर दें, इस केस में यहाँ लाकर प्लेस करते हैं C इंटू T और T का मान यहाँ है म्यू T बाई C। तो म्यू T बाई C रखेंगे तो C कट जाएगा तो म्यू T बच जाएगा। म्यू T। यस सर। तो क्या दिख रहा है? तो हमको ये दिख रहा है कि इस केस में लाइट जो है वो बस इतना ट्रेवल करा और उतना ही देर में ये हवा वाला लाइट जो है इतना दूर आगे चल दिया। तो इन दोनों के अब उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद ये वाला जो लाइट है, ऊपर वाला जो ग्लास से पार करता हुआ लाइट है, तो हमेशा जीवन भर पिछवाते रहेगा। यस सर। है ना? क्योंकि ये अगर यहाँ से हवा में कुछ दूर जाएगा तब तक में ये तो यहाँ से यहाँ तक निकल चुका है। यस सर। तो वो जो ग्लास से लाइट पार करके आगे चलेगा वो हमेशा उसकी जो वेव फ्रंट है वो छोटे पीछे ही रहेगा जो हवा से पार करके जा रहा है। और इन दोनों के बीच में वो पाथ का डिफरेंस हो जाएगा। और वो पाथ की डिफरेंस कितनी होगी? वो पाथ की डिफरेंस इतनी। दिख रहा है पाथ डिफरेंस? यस। और ये पाथ डिफरेंस कितना होगा? म्यू टी माइनस टी। पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा एक्स। और ये एक स्लैब के कारण हुआ तो हम डेल्टा एक्स ऐसे लिख दिए। और ये हो जाएगा म्यू टी माइनस म्यू। इसको आप लिख सकते हो म्यू टी माइनस टी ना? म्यू टी माइनस टी। यस सर। टी। ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। तो ये बातें याद रखनी। ग्लास स्लैब के रखने से ग्लास से जो लाइट पार करेगा वो लाइट का जो वेव फ्रंट है वो पीछे रह जाएगा जो हवा से जा रहा है उसके कंपैरिजन। अब देखो हम इस बात को कैसे यूज कर रहे हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास ये स्लिट है और यहाँ ये आपकी स्क्रीन है, ये स्क्रीन। हम इसको कॉपी कर लिए।
ध्यान से देखिए, सपोज करो यहां से लाइट चला और यहाँ जाके इसको थोड़ा हम शिफ्ट वगैरह फंसा, दूरी वही है, ये S1 है, ये S2 है, ये D दूरी पर ये S1 है, ये S2। हम यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा बना रहे हैं, तो यहां से लाइट चला और यहां से लाइट चला, दोनों के पाथ डिफरेंस कितने हैं? दोनों तो हवा से ही चल रहा है ना। यस सर। यहाँ अपना सेंट्रल मैक्सिमा बना इसका, ये दोनों हवा में ही, ये दोनों के दोनों हवा में ही जा रहे हैं। पाथ डिफरेंस कितना होगा इस केस में? प्रिंस 0 यस सर। इस केस में पाथ डिफरेंस होगा 0। अब अगर हम यहाँ एक ग्लास स्लैब रख देते हैं, ध्यान से देखना, एक ग्लास स्लैब रख देते हैं जिसकी थिकनेस T है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और फिर दोनों सोर्स को हम एक साथ स्टार्ट करते हैं, तो क्या इसका लाइट और इसका लाइट यहां मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी पाथ छोटी हो जाएंगी। यस सर। इसकी पाथ जो होंगी वो छोटी होंगी, इसके कंपैरिजन में इसकी पाथ बड़ी होंगी। बड़ी। यस सर। और इन दोनों के बीच में पाथ का डिफरेंस हो जाएगा। पाथ का डिफरेंस यही होगा म्यू माइनस 1 इंटू टी। बात समझ में आया? और ये जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, ये जो आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, वो सेंट्रल मैक्सिमा यहां से यहां शिफ्ट कर जाए। समझ में आ रहा है? यस। ये सेंट्रल मैक्सिमा वहां से वहां शिफ्ट। तो स्लैब रखने से क्या होगा? तो स्लैब रखने से सेंट्रल मैक्सिमा ही नहीं, ये पूरी जो स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बन रहे हैं वो पूरे के पूरे शिफ्ट कर जाएंगे। ये तो मैंने सिर्फ सेंट्रल मैक्सिमा को एग्जांपल बना के आपको दिखाया है, और ये आपकी शिफ्ट मान ली हुई y0। ये शिफ्ट कितनी हुई? y0। y0। तो आप यहाँ कह सकते हैं when a slab is kept in path of one wave, the whole fringe pattern will shift। और ये किस साइड शिफ्ट करेगा? ये उस साइड शिफ्ट करेगा जिस साइड में स्लैब रखा हुआ है। The whole fringe pattern will shift in the side in which the slab is kept। समझ में आया? यस। अब कितना शिफ्ट होगा? टू फाइंड फ्रिंज शिफ्ट, अब ये कितना शिफ्ट होगा इसको निकालते हैं। बहुत ही आसान है, आप बताइए पाथ डिफरेंस कितना है? डी साइन डी माइनस 1। यस सर। यस सर। और ये बराबर है डी साइन थीटा। यस सर। साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर हो गया y0, नॉट बाय बेस हो गया कैपिटल। तो y0 बराबर हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू टी कैपिटल डी बाई स्क्वायर। समझ आया? यही साइन थीटा था ना, यही थीटा था। ये था y0, ये हो गया कैपिटल। तो होल फ्रिंज पैटर्न जो है
वो शिफ्ट हो जाएगा। इंटायर फ्रिंज पैटर्न विल शिफ्ट बाय दिस। बीटा के टर्म में अगर लिखना चाहें तो बीटा क्या होगा? बीटा हो जाएगा आपका, बीटा क्या था फॉर्मूला? लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। लैम्डा, ये बीटा में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर आप स्लैब रख देंगे तो थिकनेस ऑफ फ्रिंज में कोई चेंज नहीं आएगा। बात समझ में आया? जितनी पहले थिकनेस की स्लैब बन रही, फ्रिंज बन रही थी, अभी भी वही फ्रिंज बनेंगे। जितनी संख्या में पहले बन रही थी अभी भी वही बनेंगे। बस क्या होगा कि आप अगर यहाँ रख देंगे ये ऊपर उठ जाएगा, यहाँ से हटा लेंगे तो फिर बैक अपना पोजिशन में। बस यही शिफ्टिंग होता रहेगा। तो कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बारे में क्या लिख सकते हैं? कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बारे में बोल सकते हैं बीटा बटा में लैम्डा। लैम्डा और कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बारे में, ठीक है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी के बारे में बीटा बाई लैम्डा। कैपिटल डी बाई स्मॉल डी हो गया बीटा म्यू माइनस 1 इंटू पी में लैम्डा। ठीक है, तो हमें लगता है कि अब लगे इंटरव्यू। यस सर, तो आगे बढ़े। तो इससे इतना ही के रिजल्ट जो है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूरत पड़ते हैं। तो अब आप कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस कीजिए, बहुत ध्यान से इसको अच्छे से समझिए। सर एक पॉइंट वो वाला n टाइम्स, सर जो एक बताना सर, n टाइम्स ऑफ इंटेंसिटी। n टाइम्स ऑफ, सर वो इंटेंसिटी जब रहता है, इक्वल इंटेंसिटी रहता है तो सुपर इम्पोज करता है जो। हाँ चलो ना, उसको हम प्रॉब्लम में ले लेते हैं। यस सर। इफ n waves each of intensity I naught are traveling in same direction, are superimposed. Find the intensity of resultant intensity of maxima, intensity of maxima when maxima of resultant wave when the waves are coherent, और दूसरा waves are incoherent। ये बोल रहे थे। यस सर। तो
हम लोगों ने क्या पढ़ा है? और टू कोहेरेंट वेव्स के लिए आई का मैक्सिमम फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? अंडर I1 प्लस अंडर I2 का होल स्क्वायर तो फॉर एन कोहेरेंट वेव्स के लिए क्या हो जाएंगे? मैक्सिमम फॉर्मूला अंडर I1 नॉट सब I नॉट ही है, यस एन टाइम्स हो जाएंगे ना। यस ये एन गो है, ये पूरा का पूरा एन वेव्स है। ये हो जाएंगे एन इंटू रूट अंडर I नॉट का होल स्क्वायर, और इसके रिजल्ट क्या हो जाएंगे? एन स्क्वायर I नॉट। यस सर। एन स्क्वायर एन। ये हुआ पहला कि वेव्स अगर कोहेरेंट है। फॉर टू इनकोहेरेंट वेव्स, अगर इनकोहेरेंट वेव्स है, वेव्स कोहेरेंट नहीं है तो इंटरफेरेंस तो होगा नहीं डायरेक्ट जो। अब उस केस में जो मैक्सिमा मिनिमा दोनों एक ही होंगे और आई का जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो I1 प्लस I2 के ही बराबर। समझ आया? I1 प्लस I2 के ही सिंपली बराबर होगा, उसमें कोई इंटरफेरेंस वगैरह की बात नहीं होगी, कोई स्पेशल बात नहीं होगी, साधारण बात होगी। Recording in progress. और फॉर एन कोहेरेंट वेव्स के लिए क्या होगा? एन कोहेरेंट वेव्स में रिजल्टेंट जो होंगे सो I नॉट प्लस I नॉट ऐसा एन वो हो जाएगा, हो जाएंगे एन I नॉट आई रिजल्ट है, इसको मैक्सिमम नहीं बोलेंगे, रिजल्ट हाई भी है वो बहुत है। ठीक है। तो दोनों में फर्क है, कोहेरेंट वेव्स में और इनकोहेरेंट वेव्स में। नेक्स्ट प्रॉब्लम लीजिए। गजब आदमी है किसका। In young double slit experiment, the ratio of amplitudes of two interfering waves, इंटरफेरिंग वेव्स जो वेव्स जाकर इंटरफेरेंस बनाते हैं, इज 3:2। ठीक है। Find the ratio of एक एम्पलीट्यूड्स, दूसरा इंटेंसिटी बिटवीन, है ना, बिटवीन द डार्क इन बिटवीन द ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क। ब्राइट मतलब मैक्सिमा, डार्क मतलब मिनिमम। देखो तो क्या आंसर करोगे, खटाखट बताओ आंसर। रोहित खटाखट पूछ दिए सर।
क्या करेगा? The ratio of amplitude to interfering with 3:5. Amplitude. पहले अच्छे से समझो क्या आपको पूछा गया है, उसको अच्छे से समझो। इसमें तो कुछ पता ही नहीं चलता है। प्रॉब्लम सॉल्व करना तो बहुत ईजी है, ऐसे ही समझ में आया आप सुनो। Ratio. एक का सर 5 आ रहा, रेशियो बताना है, रेशियो 5:1 नहीं सर, 5:2 होगा, 2 होगा। ठीक से ठीक से ठीक से। एम्पलीट्यूड का सर, एम्पलीट्यूड का रेशियो, यस सर, बिटवीन राइट, Root under 3. Root under 2. Square. 3 plus 2. बस गए। 5. एम्पलीट्यूड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको दिया हुआ है A1 by A2 that is 3/2। आप यहाँ से A1 बराबर 3K 5/1. 5. और A2 बराबर 2K कह सकते हैं। 5/1. 5:1 तो आपको पहला जो पूछता है A ब्राइट, ब्राइट मतलब मैक्सिमा, A डार्क, डार्क माने मिनिमा, इसी का रेशियो पूछ रहा है। तो मैक्सिमा का तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, A1 प्लस A2 का A2 और मिनिमा का पढ़ेंगे A1 minus A2, A1 माइनस A2 का मॉडुलस। यस सर, A1 A2 दोनों जोड़ देंगे तो 5 क्या आ जाएगा, 5 और ये नीचे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, यार दिमाग यस सीधे 5 हो गया। 5 इसका आ जाएंगे 5:2। उसके बाद I का मैक्सिमा और I का मिनिमा निकालना है। आपको मालूम है कि I जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यस सर, ये स्क्वायर हो जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा का 25 रेशियो, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 25:1 स्क्वायर। कितना हल्का। ठीक है, यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सारे रुकता ना। Two coherent light waves are given. Sorry, दो ठो लाइट वेव्स आपको दिया हुआ है, इक्वेशन उसका दिया हुआ है y1 इज इक्वल टू a sin 10 to the power 15 pi t, और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है 2a sin 10 to the power 15 pi t प्लस 5। इस तरह से आपको इक्वेशन दिया हुआ। Find the resultant amplitude
resultant amplitude. If phi जो है वो 0 है तब, पाई बाई 3 है तब, और पाई है तब। इन 3 केस में बताइए पाई है तो क्या होगा? इसमें क्या A1 हो गया, A2 हो गया 2A। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। A स्क्वायर प्लस 2A 2 वेव्स का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला दिया है। यस सर। A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, 2A1 A2 का cos डेल्टा फाई यस सर का रूट अंडर। और यहाँ पे ये डेल्टा फाई ही तो फाई है। फाई यस सर। क्योंकि हम इसको पूरे को फेस कहते हैं, पूरे को फेस कहते हैं। जब इसको आप घटाओगे, इन दोनों को जब आप सबट्रैक्ट करोगे, फेस डिफरेंस निकालोगे, डेल्टा फाई निकालोगे, तो 10 to the power 15 पाई टी प्लस पाई माइनस 10 to the power 15 पाई टी। ये कैंसिल हो जाएंगे और फाई ही बच जाएंगे ना मेरे अनुसार। यस सर। तो यहाँ डेल्टा फाई जो है वो फाई ही है। बस आप मान प्लेस कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपको आंसर आ जाए। A1 का मान तो A है, A2 का मान है 2A, हो जाएंगे 4A स्क्वायर। 1/2 हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। A1 A है, A2 2A है, तो 2 दूनी 4 A स्क्वायर अगेन हो जाएंगे। 7A स्क्वायर। और अभी हम पाई रहने देते हैं, 0 बाद में रखेंगे। पहले इसको हम सिंप्लीफाई करके एक साथ। तीसरा पाई ये कितना हो गया? cos 180 माइनस पाई A स्क्वायर प्लस 4A स्क्वायर cos A स्क्वायर कॉमन लेकर बाहर कर दो। 5 में 4 गया, A रूट अंडर 1A स्क्वायर 5 प्लस cos 4 cos। अब आप खटखट मान फाई का रख के वैल्यू बता दो। फाई का मान 0 लेंगे, ये बराबर कितना आएगा? cos 0 1 होता है। यस सर। तो 1 हो जाएंगे, तो 5 4 9, 9 का रूट 3, 3 हो जाएंगे। पाई बाई 3 60 डिग्री हो ना। यस 60 हो जाएगा। 60 डिग्री आना तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है। 1/2 4 से 2 कटेगा, 5 2 7 हो जाएंगे, 7 ये रूट 7 हो जाएंगे। और तीसरा में फाई मतलब पाई 180, cos 180 -1 होता है, तो -1 रख दो तो -4, 5 में से 4 गया 1, सीधे ए आ जाएगा। यही आंसर। समझ आया? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन लो। सर के लोगों से बनाता मैं बोल देती ठीक है, लेकिन रोहित टू कोहेरेंट बोल देना चाहिए हमको। लाइट sources are given as, देखो हम थोड़ा इसको अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। E1 is equal to E0 sin
ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 E2 is equal to 2 E naught sin omega t minus pi by 4. Given as electromagnetic waves. Electromagnetic wave equation. आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन दिया हुआ, जानता है कि लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यस यस यहाँ पर सिंपली ये जो ई नॉट है वो एम्पलीट्यूड के रूप में काम करेगा, जिसके अभी जो आप इसके पहले जो सवाल सॉल्व किए हैं अकॉर्डिंगली उसी, ठीक है। यस यहाँ पे ई नॉट एंड 2 E naught are पाई बाई 4 180 और बटे 4 amplitudes of 45 cos 45 करो amplitudes of electric 1 fields. by root 2 इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है उसका। अब कहता है कि इफ I 5 a square is the intensity of wave expressed amplitude by field strength E1, find 5 a square the intensity of resultant wave not a square plus 4 when square into they 1 by superimposed. root 2 जब ये दोनों सुपरइम्पोज्ड होंगे तो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी क्या होगी ये बताइए। 2 into 2 root 2 से 2 root 2 E naught 2 root 2 5 plus 2 root साला खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो इंटेंसिटी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड नहीं ई नॉट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। आप कह सकते हो कि जो आई है वो हो जाएगा के टाइम्स ऑफ ई नॉट स्क्वायर, यस है ना। तो दूसर का जो वेव है I2 वो होगा k इंटू 2 E नॉट का स्क्वायर, क्योंकि उसकी तो एम्पलीट्यूड 2 E नॉट है। यस इस वेव की इंटेंसिटी है I ये दिया हुआ है। ये जो पहला वेव है उसकी इंटेंसिटी जो है I1 जो कि I के बराबर है। दूसरी वेव की इंटेंसिटी I2 ये I दिया हुआ है। दूसरी वेव की इंटेंसिटी आप कैलकुलेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस। ये कितने हो जाएंगे 4k E नॉट स्क्वायर, और k E नॉट स्क्वायर तो आई है। तो दूसरा वेव की इंटेंसिटी कितनी होंगी 4i हो जाएंगे ना। यस
अकॉर्डिंग टू द गिवन रिलेशन, पहला वेव की इंटेंसिटी अगर आई, दूसरा वेव की इंटेंसिटी 4i हो। ये भी अपने आप में नीट का क्वेश्चन है। यस सर। अगर पहला वेव की एम्पलीट्यूड इतनी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई है, तो दूसरा वेव की इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इतनी है, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी क्या हो? तो ये 4i हो। अब बताइए तो प्रिंस, फेज Yes. डिफरेंस क्या है दोनों वेव्स के बीच में? सर फेज डिफरेंस हो जाएगा π/4 माइनस माइनस π/4, तो π/2 π/2 हो जाएगा। यस 90 डिग्री। यस। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग, रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? I1 प्लस I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 cos डेल्टा फाई। Yes. बस अब इसके वैल्यू आप रख दीजिए। I1 तो I है, I2 जो है वो 4i है, 2 बाहर, I1 तो I है और I2 जो है 4i है, और cos डेल्टा फाई में तो π/2। cos π/2 जीरो हो जाएंगे ना, cos 90 डिग्री होने की। Yes. ये वैल्यू हो जाएंगे 5। समझ आ रहा है? Yes. Two waves each of intensity I naught are used in interference. दो वेव्स जिसकी दोनों की इंटेंसिटी I नॉट है, उसको हम इंटरफेरेंस में यूज कर रहे हैं। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव। ऐसा करते हैं, टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज, और हम चेंज करते हैं डाटा को। टू वेव्स ऑफ इंटेंसिटीज फोर आई एंड I are used in interference. एक का इंटेंसिटी हमने 4i दिया, दूसरे का इंटेंसिटी I। Find the intensity of resultant wave when their path difference हम दे रहे हैं, फेज डिफरेंस नहीं। पाथ डिफरेंस इज λ/3, λ/2 एंड लैम्डा। और दूसरा, their phase difference is π/3
पाई बाई 2 एंड पाई। फेज डिफरेंस दिया, पाथ डिफरेंस दिया और रिजल्टेंट इंटेंसिटी वेग की बतानी है। क्या लगता है, बता पाएंगे? यस सर। चलो बताओ। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस दिया तो फोर आई टू पावर आई पाई बाई थ्री हो गया। पाई बाई थ्री कितना हो गया? 160 आई वन प्लस आई टू प्लस 2 रूट अंडर आई वन इंटू आई टू कॉस डेल्टा फाइव आई वन 4i प्लस 2 इंटू 4 याद रहे, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने में आपको फेज डिफरेंस की जरूरत होनी चाहिए। यस सर। पहला क्वेश्चन में आपको फेज डिफरेंस तो नहीं दिया है, पाथ डिफरेंस दिया। तो पहला काम आपको ये करना होगा कि जो फेज डिफरेंस है उसके कॉरस्पॉन्डिंग पाथ डिफरेंस क्या होंगे वो निकालने होंगे। 4i स्क्वायर 2y निकालने सीखे हैं ना? यस सर। 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स। चार आई एक आई ये दो फेज डिफरेंस 1/2 बराबर 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। 5i प्लस 2 रूट से निकलता नहीं। 4i डेल्टा फाइव स्क्वायर 4 का 2 निकल गया आएगा 2 पाई बाई लैम्डा इनटू डेल्टा। पहला केस में डेल्टा फाइव क्या होगा? 2 पाई बाई लैम्डा, डेल्टा पाथ डिफरेंस हो गया लैम्डा बाई कटे तो नहीं 9i/2 120 ऐसे ये हो जाएंगे 2 पाई बाई 3 सर 120 डिग्री। नहीं तो फिर इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी? फॉर्मूला याद है ना, अभी लिखे हैं I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 into I cos डेल्टा फाइव हो गया 2 पाई बाई 3। यस। और cos 120 डिग्री क्या होता है मालूम है? ये वो -1/2 रूट 3/2 रूट 3/2 बोल ले तो गईला। सॉरी उसका सॉरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ तो हम आपको करेक्ट कर दिए, लेकिन एग्जाम में तो आपको कौन करे? 120 तो ध्यान से, जरा भी गलती होने का डर लगे ना तो तुरंत वहां सतर्क हो जाए। साइन 120 का होता था रूट 3/2। जो बच्चा ईमानदारी से तैयारी करके जाता है एग्जाम में, वो बच्चा कुछ भी गलती करेगा ना तो उसको एक अचानक से भीतर से भय उठेगा। अगर आपको ऐसा कुछ हो रहा है तो इसका मतलब है आपको सचेत करने के लिए कहा जाता है। आप थोड़ा वहां सचेत होइए। आपको आपकी चेतना जो है आपको गाइड करता है। यहाँ थोड़ा ठहरो तुम। ये कितने हो जाएंगे? 5 पाई ये हो जाएंगे 9 और यहाँ पर 4i से 2i 4i हो जाएगा। ये 2 दूनी 4i, यहाँ हो जाएंगे -1/2। ये 2 कट जाएगा तो 5i में से 2i घट जाएगा तो 3i बचेगा ना। चेक कर लो कैलकुलेशन। यस सर। रूट
इसके अंदर चाहिए 4i² है, तो वो 2i Yes, sir, yes, के sir. बाहर निकले तो 2 दूनी 4 हो गया और गुना हो जाएगा माइनस। हमें लगता है 3i आना चाहिए इसका। ठीक है, सॉरी। ठीक है मोहित, यस सर। आंसर इसका। तो इसी तरह क्या आप दूसरा और तीसरा भी बना लेंगे? यस सर। Yes, sir. और दूसरा वाला पार्ट में तो फेज डिफरेंस डायरेक्ट दे दिया है, Yes, sir. उसका वैल्यू तो डायरेक्ट हम यहाँ पर Yes, प्लेस sir. करके वैल्यू को निकाल लेते। ये सब बेकार। पाई बाई 3 120 cos लिख लो cos 120 कितना होता है? -1/2। तो वहाँ पे कैसे निकालना है? पाई बाई 3 ले चलिए लो। क्वेश्चन लेते हैं। नहीं ले लिया। इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये λ/3 है। आई द लाइट 60 में ऑफ ये अलग वेवलेंथ है। अभी जो लिखो ना ये λ/3 है। 5000 एंगस्ट्रॉम तो नाम गलती बोली तो is used. सामने वाला जने गलती से बोल कुछ ऐसे में गलती Find हो जाए। the separation between the slits. स्लिट्स के बीच की सेपरेशन निकालिए, मतलब स्मॉल डी निकालिए। इफ मीटर में प्रेजेंट कर हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी फॉर्मूला देखो 10.10 मीटर ये सब फॉर्मूला पे बना पहले। highest order of maxima intensity in interference pattern is 2। पहले समझो क्या क्वेश्चन कह रहा है, उसके बाद बना। Light of wavelength define the separation between the slits। ये आपको दिया हुआ है कि जो स्क्रीन की दूरी है वो बहुत बहुत ज्यादा है स्लिट के बीच की दूरी से। जनरली ये होता ही है, क्योंकि स्लिट्स के बीच की दूरी मिलीमीटर में रहते हैं और स्क्रीन की दूरी मीटर में रहते हैं। क्वेश्चन क्या है प्लीज आप बताओ तो, एक्सप्लेन करो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। सर इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम का लाइट यूज किया गया है और स्लिट्स का सेपरेशन पूछ रहा है। हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न इज, वही लास्ट वाला लाइन समझना है। यस सर, ये वाला हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब सेकंड ब्राइट होगा। हाईएस्ट है मैक्सिमम इंटेंसिटी 2 है, तो 2 मतलब सेकंड। ये लास्ट वाला लाइन समझ नहीं आया, थोड़ा और कोशिश करो, थोड़ा सा रिवर्स आके। मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस टू हाईएस्ट
टू कुछ गेस भी करो। सेंट्रल नहीं वो क्वेश्चन में ही रहो, क्वेश्चन में ही रहो, ट्रैक से हटो मत, क्वेश्चन में ही रह के हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी इंटरफेरेंस रिजल्टेंट इन पहले सोचो, पहले आराम से सोचो, ज्यादा घबराना नहीं है। maximum highest order maxima interference pattern is 2 interference pattern maxima intensity ये मैक्सिमम हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी ये ब्राइट फ्रिंज का इतना ही क्लियर नहीं हो रहा। हाईएस्ट ऑर्डर है एक्चुअली इसका मतलब हुआ कि जो स्क्रीन पर ब्राइट फ्रिंजेस 2 ही बन रहे हैं। इफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी इंटरफेरेंस इज 2, मैक्सिमा तो ब्राइट फ्रिंज समझ रहे थे सर। हाँ, मैक्सिमा का मतलब तो ब्राइट फ्रिंज हो गया। यस। और हाईएस्ट ऑर्डर का मतलब कैट हो, दो ही दो तो आपकी स्क्रीन पर मैक्सिमम हमने क्या सिखाया था कि हजारों बनते हैं ना संख्या में। यस सर। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, इस प्रॉब्लम में सिर्फ 2 ही बन रहे हैं। तब बताइए, तब स्लिट की बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? तो निकालने का वही तरीका रहेगा। हम एक बार आपको उस पेज पे ले जाते हैं जब वो सिखाए थे। मैक्सिमा की इन इंटरफेरेंस देयर आर मेनी नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस। अगर मैक्सिमा बनानी है तो यही ना कंडीशन बताया था। यस सर। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू डी साइन थीटा, अभी समझावल भी चावल और मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा। पता है, बस आपको वही याद रखना है। तो इस केस में डेल्टा एक्स मैक्सिमा के लिए जो शर्त है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा एंड दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और यहाँ पे n का मान 2 है। यहाँ पे n का मान क्या है? 2। तो हो गया। साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? n लैम्डा बटा डी। और आप जानते हैं कि साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। 1 से छोटा है। साइन थीटा हमेशा 1 से छोटा होता है। तो जवाब नहीं दिया। एन लैम्डा बटा में डी लेस देन इक्वल टू 1 हो गया। यस सर। और एन का जो मैक्सिमम मान है वो 2 है। एन का जो मैक्सिमम मान है वो 2। तो एन का मान क्या हो गया? डी बाई लैम्डा। एन इज लेस देन इक्वल टू डी बाई लैम्डा, तो एन का मैक्सिमम मान कितना हो गया? डी बाई लैम्डा। एन का मान डी बाई लैम्डा से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर होना चाहिए, तो मैक्सिमम मान बराबर होगा ना। यस सर। और एन का मैक्सिमम कितनी संख्या दी हुई है? 2 ही है। डी निकालना, सो डी बाई लैम्डा। यहां से डी का वैल्यू बता सकते हो 2 लैम्डा। डी का वैल्यू कितना बोलेंगे? 2 लैम्डा। 2 लैम्डा। तो ये तो डेल्टा एक्स का इसमें बस हो गया। लैम्डा का मान आपको 5000 दिया है, तू बोल दे 10,000 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। डेल्टा एक्स को फिर डिफरेंस दिया है। 10,000 एंगस्ट्रॉम कितना हो गया? 3 4 घटा दो,
7 को घटा दो तो 1 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर। मीटर के लिए 3 घटा दिया और 4 को सुनना के लिए और 4 घटा दिया, 4 3 7। समझ आया? यस सर। अगर मीटर में जवाब देना है तो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ऑप्शन में मिलीमीटर और मीटर दोनों हो सकते हैं। यस अरे ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, देखो डेल्टा x बराबर 2 ठीक है? sin यस सर। डेल्टा x 2 लैम्डा बराबर d sin थीटा d ये sin ऑप्शन और लेते हैं। sin थीटा 2 लैम्डा बाई d इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट sin थीटा लैम्डा जो हम यूज कर रहे हैं वह है 600 नैनोमीटर एंड स्लिट की जो दूरी है, स्लिट की दूरी d है, वह है 0.1 मिलीमीटर। Okay? 0.1 नैनोमीटर What will be मीटर में हो गई। the highest order of maxima intensity? मीटर में चला लो। Highest मिलीमीटर दिया है। order of maxima 1 मिलीमीटर intensity. In interference pattern. 0.1 मीटर। इंटरफेरेंस पैटर्न। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब क्या समझते हो फ्रेंड्स? इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब ये समझना है, ये जो आपकी बनी ना, ये जो साइड में बना हो, यस सर, यही है इंटरफेरेंस पैटर्न। इसमें कैठो मैक्सिमा होगा ये आपको बताना। 10 मैक्सिमम का केवल हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा इंटेंसिटी इंटरफेरेंस पैटर्न कितना होगा? इफ स्क्रीन is kept at 3 मीटर, स्क्रीन को हम 10 मीटर रखे हैं फ्रॉम दिस लिस्ट। एक क्वेश्चन और इसी में हम डाल देते हैं। हाउ डज हाईएस्ट ऑर्डर विल चेंज if screen distance है ना, screen distance from the slits change, मतलब डबल कर दिया, हाफ कर दिया, तो कैसे चेंज होगा? हाईएस्ट ऑर्डर की संख्या क्या चेंज होगा? दिस इज द क्वेश्चन। हाईएस्ट ऑर्डर निकालने का वही फॉर्मूला होगा ना, यस लैम्डा इक्वल टू d sin थीटा, sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा बटा में d, और ये 1 से बड़ा होता है तो n का मान क्या हो जाएगा? और सॉरी n का मान, sin थीटा का मान 1 से छोटा होता है ना, यस n वैल्यू हो जाएगा d बाई n की मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होंगे d
डी का मान देखो दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, इसको मीटर बना लेते हैं। और लैम्डा, लैम्डा 600, नैनो है तो 10⁻⁹ यस। अब इसको आप कैलकुलेट करो, -9 हट जाएगा, ऊपर में +9 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो एक और घट जाएगा, 10⁻⁶ और यहाँ से 0 हटाएंगे तो यहाँ से 2 और घटेगा, 166 पॉइंट्स कुछ आ रहे हैं, 166.67। तो चूंकि संख्या है तो ये इंटीजर वैल्यू में होगा ना। यस सर। 166, ये टोटल संख्या बनेगा, इज द टोटल नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस। स्क्रीन की दूरी चेंज करेंगे मतलब कैपिटल डी चेंज करेंगे। देखो तो क्या यहाँ इस एन को निकालने में कैपिटल डी का कहीं रोल है? कोई रोल नहीं। इसका मतलब नो चेंज। स्क्रीन डिस्टेंस चेंजेस the number of maxima will remain same. The number of maxima will remain same. ठीक है, ये कुछ आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसके पैटर्न पर मैंने डिस्कस किया है। और कितनी दूरी पर ब्राइट फ्रिंज, चौथा ब्राइट, पांचवा ब्राइट बनेगा, वो तो मैंने फॉर्मूला में कैलकुलेट करने सिखा दिया था। यस सर। है ना। तो अब आप इसके क्वेश्चंस बनाइए, आराम से बनेंगे सारे क्वेश्चन।